हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 5 अक्टूबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे जो मेन हेडिंग हम ले रहे हैं वो है कृषि कानूनों का मामला कोर्ट में है तो प्रदर्शन क्यों। 3 कृषि कानूनों को अदालत में चुनौती दिए जाने के बावजूद किसान संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी रखने पर सवाल उठाते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत से सवाल किया कि जब मामला विचाराधीन है तो विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। कानूनों पर रोक लगी हुई है और कानून लागू नहीं है तो फिर विरोध प्रदर्शन किस लिए। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने जंतर मंतर पर सत्याग्रह की इजाजत मांग रही किसान महापंचायत से कहा कि कोर्ट पहले इस कानूनी सवाल पर विचार करेगा कि क्या विरोध प्रदर्शन का अधिकार पूर्ण अधिकार है। जब किसी मामले में संवैधानिक अदालत में याचिका दाखिल कर कानूनी राहत मांगी गई है तो क्या उसी विषय पर विरोध प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। जस्टिस A.M. खानविलकर और C.T. रवि कुमार की पीठ ने विचार के लिए कानूनी प्रश्न तय करते हुए मामले को 21 अक्टूबर को फिर सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट न्यूज है, पेंडोरा पेपर्स में शामिल भारतीयों की जांच करेगा मल्टी एजेंसी ग्रुप। पनामा पेपर्स की तर्ज पर दुनिया भर की मशहूर हस्तियों की वित्तीय संपत्तियों को उजागर करने वाले पेंडोरा पेपर्स में कारोबारियों सहित सैकड़ों धनी भारतीयों के नाम भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि वह हर उस भारतीय की जांच करेगी जिनके नाम इस पेपर्स लीक में सामने आए हैं। यह जांच एक मल्टी एजेंसी ग्रुप करेगा जिसमें कर विभाग यानी कि IT, प्रवर्तन निदेशालय यानी ED, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI और वित्तीय खुफिया इकाई यानी कि FIU शामिल होंगे। इसके अलावा सरकार सूची में शामिल भारतीयों के बारे में संबंधित देशों की सरकारों से जानकारी भी हासिल करेगी। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने यह रिपोर्ट जारी की है कि जो 117 देशों के 150 मीडिया संस्थानों के 600 पत्रकारों की मदद से तैयार की गई है। इसमें दुनिया भर की 14 कानूनी एवं वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों से मिले लगभग 1 करोड़ 19 लाख गोपनीय दस्तावेज की पड़ताल से भारत सहित 200 से ज्यादा देशों के सैकड़ों नेताओं, अरबपतियों, मशहूर हस्तियों, धार्मिक नेताओं और नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों के गोपनीय निवेश को उजागर किया गया है। इस रिपोर्ट को पेंडोरा पेपर्स करार दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट में 300 से अधिक भारतीयों के नाम शामिल हैं। अब तक सामने आए भारतीयों में अनिल अंबानी, विनोद अदानी, जैकी श्रॉफ, किरण मजूमदार शाह, नीरा राडिया, सचिन तेंदुलकर और सतीश शर्मा शामिल हैं। नेक्स्ट न्यूज है, दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान देने की जरूरत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि भारत को सैन्य एवं असैन्य दोनों एजेंसियों के लिए दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है और अत्याधुनिक रक्षा प्लेटफॉर्मों के निर्माण के लिए अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि रणनीतिक मामलों, सैन्य ताकत, व्यापार, अर्थव्यवस्था और संचार के क्षेत्र में बदलाव से दुनिया का कोई भी कोना अछूता नहीं है। हालांकि उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वह किन बदलावों की बात कर रहे थे। सिंह ने कहा कि दुनिया भर के देश सैन्य आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और वैश्विक सुरक्षा चिंताओं, सीमा विवादों और समुद्री क्षेत्र में घटनाक्रमों के मद्देनजर सैन्य उपकरणों की मांग बढ़ गई है। भारत को अपने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जब हम रक्षा उपकरणों के विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि हम उन्हें नई भूमिका के लिए मजबूत बनाएं, सक्षम करें और तैयार करें। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे नए शहरी भारत कॉन्फ्रेंस एवं एक्सपो का शुभारंभ। लखनऊ में 3 दिन तक चलने वाले नए शहरी भारत
कॉन्फ्रेंस एवं एक्सपो का उद्घाटन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वह सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री आजादी के 75वें वर्ष पर चल रहे अमृत महोत्सव के अंतर्गत हो रहे कार्यक्रम में 4,737 करोड़ की कुल 75 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। विभिन्न शहरों को दी जाने वाली 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मंगलवार को कार्यक्रम स्थल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी मिशन में अब तक की उपलब्धियों के बारे में एक प्रदर्शन यानी कि फिल्म भी दिखाई जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत श्रीलंका रिश्तों में गर्माहट लौटने के संकेत। कारण जो भी हो, श्रीलंका सरकार को यह बखूबी समझ में आ गया है कि उसके दीर्घकालिक हित के लिए भारत ही सही है। इस बात के संकेत साफ तौर पर कोलंबो की यात्रा पर गए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को वहां की सरकार की तरफ से दिए गए हैं। श्रृंगला ने सोमवार को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से मुलाकात की और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने जो बयान जारी किया है उससे भी बदली हवा का संकेत मिल रहा है। बेहद संकट में फंसे श्रीलंका को भारत हर तरह की मदद देने को तैयार है। कोलंबो में ही भारत की मदद से तैयार 4 विकास परियोजनाओं को सौंपा गया है। भारत की तरफ से जल्द ही श्रीलंका को अतिरिक्त अनाज से लेकर विदेशी मुद्रा कारोबार में ज्यादा रियायत देने जैसे महत्वपूर्ण मदद देने का भी ऐलान किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, परमाणु और परंपरागत पनडुब्बी बेड़े के साथ आगे बढ़ेगी नौसेना। भारतीय नौसेना परमाणु शक्ति चालित और डीजल इलेक्ट्रिक ताकत से चलने वाली परंपरागत पनडुब्बियों का इस्तेमाल जारी रखेगी। ऐसा ही रूस और चीन की सेनाएं कर रही हैं। भारतीय नौसेना ने 24 नई पनडुब्बियों की आवश्यकता जताई है। इनमें से 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण जारी है, जबकि 6 परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार की रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी के पास लंबित है। भारतीय नौसेना के पास फिलहाल रूस की किलो श्रेणी की पनडुब्बियों की फ्लीट, जर्मनी निर्मित HDW श्रेणी की पनडुब्बियों की फ्लीट और विदेशी परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी INS अरिहंत है। इसके अतिरिक्त भारत पिछले 30 साल से रूस से परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बी पट्टे पर ले रहा है। वैसे ही एक और पनडुब्बी पट्टे पर लेने के लिए रूस से इस समय बात चल रही है। संरक्षित वन क्षेत्रों में शुरू होगा इको टूरिज्म। वन्य जीव अभ्यारण्य सहित संरक्षित वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों का अब किसी तरह का विस्थापन या फिर पलायन नहीं होगा, बल्कि सरकार अब इन्हें बसाएगी। इसके लिए रोजगार के साधन भी जुटाए जाएंगे। फिलहाल इस दिशा में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने जो बड़ी पहल की है, उसके तहत संरक्षित वन क्षेत्रों के आसपास अब इको टूरिज्म से जुड़ी गतिविधियां तेज की जाएंगी। इसकी शुरुआत सबसे पहले देश के ऐसे संरक्षित वन क्षेत्रों या अन्य जीव अभ्यारण्यों से की जाएगी जहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसे लेकर एक गाइडलाइन भी जारी की है, जिसमें इको टूरिज्म की राह की कई बड़ी बाधाओं को दूर किया गया है। इनमें से सबसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का था। फिलहाल गाइडलाइन के तहत अब इन क्षेत्रों में अस्थायी निर्माण के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी नहीं होगी। इसके साथ ही उन क्षेत्रों में सड़क और संपर्क मार्गों के निर्माण आदि से जुड़े कार्यों की मंजूरी प्राथमिकता से दी जाएगी। पर्यटकों से जुड़ी दूसरी सुविधाएं जैसे बिजली, सोलर लाइट, मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, आरबीआई ने श्रेय ग्रुप की 2 कंपनियों के बोर्ड किए निरस्त। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी NBFC में से कई की स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। पिछले महीनों से इस क्षेत्र की कई श्रेय समूह की कंपनियों को लेकर जो चिंताजनक खबरें बैंकों की तरफ से दी जा रही थी, वे आखिरकार सही साबित हुई। सोमवार को आरबीआई ने श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक बोर्ड को निरस्त कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर रजनीश शर्मा को इन दोनों कंपनियों का प्रशासक बनाया गया है। केंद्रीय बैंक ने आरबीआई कानून की धारा 45 के तहत यह कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने नए प्रशासक को आदेश दिया है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत इन दोनों कंपनियों की दिवालिया प्रक्रिया शुरू करें और बकाया कर्ज विवाद
खत्म करें। प्रशासक की तरफ से इन कंपनियों में दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में भी शीघ्र आवेदन दाखिल करने को कहा गया है। नेक्स्ट है, जुलाई सितंबर महीने में घरों की बिक्री में तेज उछाल दर्ज। रियल्टी सेक्टर कोरोना महामारी के संकट से उबरता दिखने लगा है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर 2021 के दौरान घरों की बिक्री में तेज उछाल दर्ज किया गया है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट JLL इंडिया के मुताबिक देश के 7 प्रमुख शहरों और क्षेत्रों में घरों की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 2 गुने से अधिक हो गई है। समीक्षाधीन तिमाही में इन 7 शहरों में घरों की बिक्री 32,358 यूनिट के स्तर पर पहुंच गई है। पिछले साल समान अवधि में घरों की बिक्री 14,415 के स्तर पर थी, जबकि इससे पिछले तिमाही यानी अप्रैल जून 2021 में बिक्री 19,635 यूनिट रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है, औषधि क्षेत्र में शोध बढ़ाने की जरूरत। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश के औषधि क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने के साथ साथ रिसर्च सेंटर व उद्योग के बीच मजबूत गठजोड़ की जरूरत है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में भारत ने इतनी प्रगति कर ली है कि अब हम विश्व की फार्मेसी के तौर पर उभर रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा आयोजित व्याख्यान सीरीज में मांडविया ने कहा कि हम फार्मूला बनाने में बहुत आगे हैं, लेकिन रिसर्च में पिछड़ रहे हैं। शोध में हम किस तरह से प्रगति कर सकते हैं, इस बारे में इस व्याख्यान सीरीज से कोई राह निकल सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बेहतर प्रबंधन वाली कंपनियों को खूब मिल रहे निवेशक। जिन कंपनियों का प्रबंधन तंत्र बेहतर है उनके लिए निवेशकों की कोई कमी नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपनी सचिवों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके द्वारा कंपनियों को दिया जाने वाला सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। उनके सुझावों से कंपनियों में अंतर स्पष्ट दिखेगा। इसकी वजह यह है कि जिन कंपनियों का प्रबंधन तंत्र अच्छा है और वे कॉरपोरेट गवर्नेंस का पालन करते हैं, उनके लिए निवेश की कोई कमी नहीं रही है। ICSI के 53वें स्थापना दिवस में वित्त मंत्री ने कहा था कि पिछले 1 वर्ष के दौरान भारतीय कंपनियों ने निवेश आकर्षित करने के मामले में असाधारण सफलता हासिल की है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के ऐसी कंपनियों की संख्या बहुत बड़ी है जो नियम अनुपालन के मोर्चे पर निवेशकों की उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल रही है। नेक्स्ट है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल लिखा गया है, गहरे संकट से घिरता चीन। चीन वर्तमान में 3 गंभीर संकटों के साथ एक साथ जूझ रहा है। पहला, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के अंतर्गत विश्व के तमाम देशों में ढांचागत परियोजनाएं निरस्त की जा रही हैं। दूसरा, रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रेड पर वित्तीय संकट आ गया है। तीसरा, बिजली के उत्पादन में कमी आ रही है, इससे शहरों में पावर कट किए जा रहे हैं। इन तीनों में BRI का संकट बड़ा है। BRI को चीन ने अपनी अतिरिक्त या सरप्लस पूंजी के निवेश के लिए बनाया था। पिछले 20 वर्षों में चीन के निर्यात ऊंचे रहे हैं और घरेलू बाजार दर भी ऊंची रही है। इन मदों में अर्जित रकम को उसे कहीं ना कहीं निवेश करना था। इसके लिए चीन ने BRI योजना बनाया। इसके तहत उसने विश्व के तमाम देशों को विभिन्न बुनियादी संरचना खड़ा करने का कर्ज दिया। विश्व बैंक ने 2019 में BRI का अध्ययन किया। उसने पाया कि इसके तहत बनाई जा रही परियोजनाओं से स्थानीय देशों को लाभ हो सकता है। चीन से यूरोप के बीच बिछाई जा रही रेल लाइन के कारण काजाकिस्तान और पोलैंड में विनिर्माण के बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन BRI में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। अक्सर ज़्यादा लाभ दिखाकर परियोजनाओं को स्वीकृत करा लिया जाता है, इसलिए तमाम देश इससे पीछा छुड़ाने लगे हैं। इसमें मालदीव ने चीन समर्थक प्रोग्रेसिव पार्टी द्वारा BRI का समर्थन किया जा रहा था, लेकिन पिछले दिनों वहां हुए चुनाव में प्रोग्रेसिव पार्टी हार गई और मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जीती है, जो कि BRI का विरोध करती है। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने BRI को उपनिवेशवाद का नया रूप बताया है। म्यांमार ने वैक्यादुक बंदरगाह परियोजनाओं को निरस्त कर दिया है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान ने भी परियोजनाओं का रूप बदलने का आग्रह किया है। चीन का दूसरा संकट एवरग्रेड कंपनी है।
इसके पीछे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मौलिक विचार है। उन्होंने कहा कि कंपनियों के लाभ की तुलना में प्रदूषण, असमानता और वित्तीय अस्थिरता को दूर करना ज्यादा जरूरी है। इसी के चलते उन्होंने एवरग्रेड कंपनी द्वारा अधिक ऋण लेने पर अंकुश लगाया है। उन्होंने नई वित्तीय नीति बनाई है जिसके अंतर्गत किसी भी कंपनी को 3 मुद्दों पर आंका जाता है। पहला यह कि लिए गए ऋण के सामने उनके पास संपत्ति कितनी है। दूसरा यह कि उनके पास आपातकालीन कर्ज की तुलना में नगद कितना है। तीसरा यह कि उसके द्वारा कुल लिए गए ऋण की तुलना में उसकी अपनी पूंजी कितनी है। यदि कोई कंपनी किसी एक बिंदु पर भी फेल हो जाती है तो बैंकों द्वारा उसे ऋण नहीं दिया जाता। एवरग्रेड ने तमाम परियोजनाओं को पूरा किया है, लेकिन कोविड संकट के दौरान उसकी ओर से बनाए गए फ्लैटों की बिक्री कम हो गई है, इसलिए भी एवरग्रेड संकट में आ गया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए चीन की सरकार ने सरकारी इकाइयों को आदेश दिया है कि वे एवरग्रेड की परियोजनाओं को खरीद लें। चीन का तीसरा संकट बिजली का है। चूंकि शी जिनपिंग ने प्रदूषण, असमानता और वित्तीय अस्थिरता को दूर करने का संकल्प लिया है, लिहाजा उन्होंने प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए थर्मल बिजली संयंत्रों को आदेश दिया कि वे अपने प्रदूषण स्तर को कम करें। इन नियमों का पालन न करने के कारण कई बिजली संयंत्रों को बंद कर दिया गया है। फलस्वरूप बिजली का उत्पादन कम हो गया है। कई बिजली कंपनियों ने बड़ी औद्योगिक इकाइयों को बिजली देना बंद कर दिया है। कहीं न कहीं शहर में पावर कट भी लागू करने पड़े हैं। देखा जाए तो चीन यह संकट अपने ऊपर स्वयं लाया है, क्योंकि वह स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन की ओर बढ़ना चाहता है। भारत की तुलना में चीन में सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए चीन ने यह सख्त कदम उठाया है। इसके फलस्वरूप चीन में भी सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। चीन के इन तीनों संकट के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष हैं। BRI में यदि चीन ने अपनी परियोजनाओं का सही आर्थिक मूल्यांकन कराकर घटिया परियोजनाओं को निरस्त कर दिया और केवल सुदृढ़ परियोजनाओं को ही बढ़ाया तो BRI सफल हो जाएगी, अन्यथा डूबेगी। एवरग्रेड जैसी कंपनियां यदि अपनी घटिया संपत्तियों को बेचकर सुदृढ़ हो गई है तो चीन वित्तीय संकट से बच जाएगा। इसके विपरीत यदि चीन ने बड़ी कंपनियों के वित्तीय दुराचार पर अंकुश नहीं लगाया तो उसकी अर्थव्यवस्था डूबेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है, मजबूत होती नए भारत की नींव। मई 2014 में जनता के आशीर्वाद और अथाह समर्थन से नरेंद्र मोदी ने पूर्ण बहुमत के साथ जब देश की बागडोर संभाली तब वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले 3 दशकों में पहले प्रधानमंत्री थे। यानी कि शुरू की आपको 2-3 लाइनों से ही पता चल गया कि ये एक पक्ष यानी कि किसी के गुणगान पर लिखा गया है आर्टिकल, यानी कि केंद्र सरकार जो इस समय है उनकी उपलब्धियों के बारे में ये लिखा गया है। हालांकि इस आर्टिकल में ऐसा कुछ और खास नहीं है जिसे हम डिस्कस करें। नेक्स्ट पेज, जापान का प्रधानमंत्री बनते ही किशिदा ने की आम चुनाव की घोषणा। जापान की संसद ने सोमवार को फूमियो किशिदा को देश का नया प्रधानमंत्री निर्वाचित कर दिया है। उन्होंने योशिहिदे सुगा की जगह ली है। नए प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को एक महल में आयोजित समारोह में शपथ दिलाई गई। पद संभालते ही किशिदा ने 31 अक्टूबर को जापान में आम चुनाव की घोषणा कर दी है। हालांकि 64 वर्षीय पूर्व विदेश मंत्री किशिदा को उदारवादी के रूप में जाना जाता था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से पार्टी के प्रभावशाली रूढ़िवादियों को हराने के लिए बलि का बकरा बन गए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके किशिदा को नए पदभार के लिए बधाई दी है। उन्होंने दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने और परस्पर शांति व समृद्धि की उम्मीद जताई है। नेक्स्ट न्यूज है कि रूस ने पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल का किया परीक्षण। रूस ने स्किर्नो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहली बार पनडुब्बी से परीक्षण किया है। मॉस्को ने सोमवार को बताया कि पनडुब्बी से मिसाइल का परीक्षण सफल रहा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई पीढ़ी की इस मिसाइल की सराहना की है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बेरिंट सागर में सेवरोडोस्की पनडुब्बी से यह मिसाइल दागी गई और अपने निर्धारित लक्ष्य को निशाना बनाने में सफल रही। इससे पहले गत जुलाई में एक युद्धपोत से भी मिसाइल का परीक्षण किया गया था। ताजा मिसाइल परीक्षण का वीडियो जारी किया गया है जिसमें मिसाइल पनडुब्बी के ऊपर की ओर जाती दिखाई दे रही है। यह परीक्षण रात को किया गया। मंत्रालय ने कहा कि परमाणु पनडुब्बी से मिसाइल का परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा है।
स्पोर्ट्स पेज में आईपीएल के अलावा और कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसे हम डिस्कस करें। तो ये आज का यानी 5 अक्टूबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।